हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपनी विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि संविधियों का निर्वचन, तो उसी में से ही आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कि संविधियों से क्या मतलब है। जी हाँ, देखिए, जब हम बात कर रहे हैं संविधियों के इंटरप्रिटेशन की, तो उसमें सबसे पहले तो हमें यही जानना ज़रूरी है कि स्टैट्यूट का मीनिंग क्या होता है, यानी कि संविधियों का क्या अर्थ है। देखिए, जब बात आती है इंटरप्रिटेशन की, तो इंटरप्रिटेशन इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कोर्ट। तो वहाँ पर क्या होता है कि लेजिस्लेशन ने जिन स्टैट्यूट को बनाया हुआ है, उन्हीं का ही एक्सप्लेनेशन कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब यदि हम बात करें कि संविधि का क्या मतलब है, तो मेनली जब हम बात करते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन ने जिस कोडिफाइड लॉ को बनाया है रिटन फॉर्म में, उसी को ही संविधि या कानून कहा जाता है। मैक्सवेल के अनुसार संविधि विधायिका की इच्छा है। इट मीन्स अ स्टैट्यू इज द विल ऑफ लेजिस्लेचर। यदि हम कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो स्टैट्यूट क्या है? अ सिस्टम ऑफ लॉज दैट हैव बीन डिसाइडेड एंड अप्रूव्ड बाय अ पार्लियामेंट, यानी कि जिसको कि पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है और जिसको डिसाइड किया गया है, वही हमारा संविधि कहलाती हैं। कोक के अकॉर्डिंग प्रत्येक संविधि राजा द्वारा सत्ता और जनता की सहायता से अधिनियमित की जाती है। और यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो आर्टिकल 13 है जो और आर्टिकल 245 में स्टैट्यूट की जगह पर लॉ यूज़ किया गया है। और जब इंडिया में संविधि के बारे में बात आती है कि क्या मीनिंग है, तो हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू जो कानून बनाए जाते हैं वो हमारे स्टैट्यूट कहलाते हैं। इसके अलावा सुप्रीम लेजिस्लेशन तो देखिए लॉ बना ही रहा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जब कोई लीडिंग जजमेंट देते हैं तो उसमें भी जो विधि के सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं वो भी संविधि के रूप में मान्यता रखते हैं। अब देखिए, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को कि पर्टिकुलर्स ऑफ द स्टैट्यूट क्या हैं, यानी कि संविधियों की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, किसी भी स्टैट्यूट के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं, जब भी कोई हम स्टैट्यूट पढ़ते हैं, तो ये सब हमें वहाँ पर क्लियर हमको दिखाई पड़ती हैं। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं लघु शीर्षक, जिसको कि संक्षिप्त नाम भी कहा जाता है, शॉर्ट टाइटल। हम सभी जानते हैं कि कई बार देखिए हम सबके निक नेम होते हैं, निक नेम जिन्हें कि हम अपना घर का नाम कहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ही इजीली लॉ को जानने के लिए उसके लिए एक शॉर्ट टाइटल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आईपीसी 1860, यानी कि इंडियन पेनल कोड 1860 या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये क्या है, एक तरीके से जैसे निक नेम होते हैं, तो उसी तरीके से ये शॉर्ट टाइटल हैं। लेकिन देखिए, शॉर्ट टाइटल के बाद में हम सेकंड बात करने जा रहे हैं लॉन्ग टाइटल के बारे में। लॉन्ग टाइटल किसी भी स्टैट्यूट के हेड पर, यानी कि उसका जो शीर्ष होता है स्टार्टिंग में, वहाँ पर लिखा जाता है और इसको पढ़ने से, इसको जानने से हमको उस स्टैट्यूट का क्या प्रयोजन है, उसका क्या पर्पज़ है, ये हमको क्लियर हो जाता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल यदि हम बात करें कि जो सीआरपीसी है 1973, जैसे उसका शॉर्ट टाइटल तो देखिए क्लियर हो गया, सीआरपीसी 1973 की बात की गई है। पर यदि हम उसके लॉन्ग टाइटल की बात करें तो ये कह दिया जाएगा कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि आपराधिक प्रक्रिया को समेकित तथा संशोधित करने संबंधी अधिनियम। देन देखिए, किसी भी स्टैट्यूट में प्रियम्बल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और तो प्रियम्बल को, जिसको कि हिंदी में उद्देशिका कहा जाता है। उद्देशिका में अधिनियम क्यों बनाया गया है, कोई भी एक्ट क्यों बनाया गया है, उससे रिलेटेड सारे उद्देश्यों के बारे में बताया जाता है। जैसे हम बात करते हैं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन देखिए, हम बात करते हैं मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं? ये किसी भी सेक्शन के साइड में इंसर्ट किए जाते हैं और उस सेक्शन के इफ़ेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए ये इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल यदि हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, तो उसके सेक्शन 11 में जो मार्जिनल नोट दिया गया है वो ये है कि दैट हु इज़ कॉम्पिटेंट फॉर
द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडिंग ऑफ द सेक्शन। देखिए हेडिंग ऑफ द सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जैसे हम कोई भी जब हम कोई भी लॉ का टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम किसी भी लॉ को पढ़ रहे हैं, तो देखिए उसमें बहुत सारी हमको हेडिंग्स दी जाती हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट, या जैसे हम पार्ट 4 की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर मेनली देखिए आ जाता है कि जो हम हेडिंग की बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए भी हो सकता है या सेक्शंस की ग्रुपिंग के लिए भी हो सकता है। जैसे देन डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज। देखिए किसी भी लॉ में उसमें जो जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो जो जो मेन वर्ड्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में ही ज़्यादातर डिफ़ाइन कर दिया जाता है। जैसे जब हम इन्वायरमेंटल लॉ के जो लॉस जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शुरुआत में ही सेक्शन 2 में हमको डेफिनेशन दे दी जाती हैं। जैसे इन्वायरमेंट के बारे में मान लिया बता दिया गया, हमको पॉल्यूटेंट के बारे में बता दिया गया, पॉल्यूशन के बारे में बता दिया गया। तो इसका मतलब ये आता है कि पूरे एक्ट में यदि कहीं पर भी ये वर्ड यूज़ में आ रहे हैं तो इन्हीं डेफिनेशंस को वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी एक्ट में आने वाले जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनका क्या मीनिंग है उसको डिफ़ाइन जब कर दिया जाता है तो वो बहुत ही यूज़फुल होता है और इसीलिए डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं प्रोविज़ो के बारे में। देखिए जो प्रोविज़ो है जिसको कि परंतु कहा जाता है, इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जब किसी भी सेक्शन में, किसी भी लॉ के किसी भी सेक्शन में यदि कोई प्रोविज़ो इंसर्ट कर दिया जाए तो ये माना जाता है कि जो पॉइंट वहाँ पर बताया गया है उस पॉइंट को वहाँ पर उस टॉपिक की जो मेन जो सब्जेक्ट मैटर है उससे अलग रखना है। यानी कि यदि हमने परंतु लिख करके कोई बात लिख दी है तो इसका मतलब ये है कि जो मेन विषय वस्तु से उस पॉइंट को अलग रखा गया है। और यहाँ पर देखिए कहने को हमने कह दिया कि परंतु अलग रखा गया है, यानी कि अलग हमें कुछ बात बता रहा है परंतु वो आता उसी ही विषय वस्तु के अंतर्गत है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल्स की। देखिए धारा के साथ में जो भी सेक्शन पर जो भी दिए जाते हैं तो उनको ईजिली समझने के लिए साथ में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि आईपीसी में मान लिया चोरी को बताया गया है तो नीचे एग्जाम्पल्स भी दे दिए जाते हैं लूट के बारे में कि किस तरीके से इलस्ट्रेशंस कोई घटना हमको बता करके समझा दिया जाता है। उससे हमें पूरी तरीके से उस सेक्शन को जानने में हमें हेल्प मिलती है। देन देखिए नेक्स्ट है एक्सेप्शंस एंड सेविंग क्लॉज। एक्सेप्शन किसी भी धारा के साथ किसी भी स्टैट्यूट के अंदर जो एक्सेप्शन दिए जाते हैं उसका मीनिंग ही यही होता है कि किसी पॉइंट्स को उनसे अलग कर दिया गया है और ये उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। फॉर एन एग्जांपल जब हम आईपीसी के सेक्शन 300 की बात करते हैं तो वहाँ पर 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर नहीं है। देन देखिए हम बात करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक्सप्लेनेशन किसी भी सेक्शन के प्रोविजंस को स्पेशली एक्सप्लेन करने के लिए उसके साथ में एक्सप्लेनेशन को ऐड कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी सेक्शन को और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसमें जो डाउट हैं उनको यदि क्लियर करना है तो वहाँ पर उसमें एक्सप्लेनेशन भी जोड़ दिया जाता है जिससे कि उस पर्टिकुलर सेक्शन का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के लिए यदि हम आईपीसी की बात करें तो वहाँ पर सेक्शन 108 में 5 एक्सप्लेनेशन दे दिए गए हैं और जिससे कि जो अबेटमेंट है उसके बारे में पूरी तरीके से जो अबेटर के बारे में पूरी तरीके से क्या क्या बातें हैं उसके मीनिंग को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। देन देखिए हम बात करते हैं अनुसूची यानी कि शेड्यूल। कोई भी लॉ है उससे रिलेटेड क्या लाइबिलिटीज़ हैं या क्या क्या पावर दी गई हैं, तो इन सब को हम एक साथ उस लॉ के अंदर नहीं इंक्लूड कर सकते, बल्कि उसके लिए पूरी एक लिस्ट तैयार की जाती है जिन्हें शेड्यूल का नाम दिया जाता है। शेड्यूल किसी भी रिलेटेड जिस हम स्टैट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या लाइबिलिटीज़ बताई गई हैं या क्या क्या पावर दी गई हैं, उन सबको क्लियर करने के लिए शेड्यूल किसी भी एक्ट में जोड़ी जाती हैं, किसी भी लॉ में जोड़ी जाती हैं।
और जैसे कि हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12th शेड्यूल जोड़ी गई हैं जो कि पूरी तरीके से पावर से रिलेटेड हैं या और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं उनको वहाँ पर बताती हैं। और इन द लास्ट हम बात करने जा रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि विराम चिन्ह। देखिए जो भी लॉ लिखा गया है, जो भी एक्ट बन करके आया है, तो वहाँ पर हम देखते हैं सिंपली हम कोई भी यदि सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा कॉमा लगा हुआ है, कहीं पर हमारा फुल स्टॉप लगा है, कहीं पर हमारा सेमी कॉलन है। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं, कहीं पर हमारा डैश लगा है, कहीं पर इन्वर्टेड कॉमा लगा है, तो ये जितने भी विराम चिन्ह होते हैं ये किसी भी विषय में लिखी गई बातों को बांटने तथा उनके जो रिलेशन है उनको अलग अलग तरीके से समझाने में यूज़ में आते हैं। यानी कि किसी भी जो रिटिन जो वर्डिंग है उसको सही तरीके से उसका मीनिंग को क्लियर करने के लिए बहुत सारे वहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि वो वर्डिंग हमको इजीली क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं बात कर रही थी आपसे संविधियों में यानी कि स्टैट्यूट में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं और ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनसे अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आशा करती हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड इन द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।